जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार तरीके से बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन का मैं प्रैक्टिस सेट लेकर प्रत्येक दिन आता हूं और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न मैं लेकर आता हूं। चाहे आपका एग्जाम प्यून का हो, क्लर्क का हो, कोर्ट रीडर का हो या स्टेनोग्राफर का, सब में मैथ पूछने वाला है। और सबसे ज्यादा मैथ जो पूछने वाला है वो प्यून के एग्जाम में पूछने वाला है। शानदार तरीके से उसी को मद्देनजर देखते हुए मैंने क्वेश्चन जो है लेकर आया है, और ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही शानदार तरीके से और जबरदस्त तरीके से आपके प्रीवियस ईयर के सवाल को देखते हुए ये तैयार किया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में इसी टाइप का बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है जो क्वेश्चन मैं अभी सेशन में कराने वाला हूं। और प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 11 तक का जो क्लास हुआ है उसका नोटिफिकेशन जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से भी आप देख सकते हैं। और ये एग्जाम में जो पूछने वाला है क्वेश्चन बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, और आपको एग्जाम में बिल्कुल सहूलियत मिलेगी। और आप देखिएगा कि कितना शानदार तरीके से आप चटका रहे हैं, और इस सेशन में भी चटकाने वाले हैं बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से। बस आपसे छोटी सी नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे नम्र निवेदन है कि सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल एक झटके में चटकाएंगे। देखो सवाल बनाने का ट्रिक क्या है, शानदार ट्रिक है, बड़ा ही मजेदार ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक है इसका। इसमें है कि हमको x + 1/x = 2 दिया है, और कह दिया x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 का वैल्यू निकालना है। तो इसका सिंपल ट्रिक क्या है कि इसमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा और इसमें पुट करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ट्रिक से कैसे चटकाएंगे, तो हम क्या करते हैं, x बराबर एज्यूम कर लेते हैं इस हिस्से में, और x का वैल्यू इस हिस्से में रखेंगे, और रखने के बाद कैलकुलेट करेंगे, 2 आ जाएगा तो वही x का वैल्यू हो गया। तो हम x का वैल्यू पहले 1 पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं, 1। तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस है तो क्या हो जाएगा 2, और 2 ही इधर दिया है। इसका मतलब x बराबर 1 इसमें सेटिस्फाइड कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान आपके पास 1 हो गया, यही x का मान इसमें रख दीजिए। तो x के पावर 5 है मतलब 1 के पावर 5 हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ भी x के पावर 5 है मतलब 1 के पावर 5, 1 के पावर 5 का मतलब 1, यहाँ भी 1 के पावर 5 का मतलब 1, और 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया बिल्कुल एक झटके में। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन ए है, जो बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, चटका दिया ना। बड़ा ही जबरदस्त तरीके से और शानदार टेक्निक के साथ आप चटकाएंगे, आपको बिल्कुल समस्या होने वाली नहीं है, और इस तरह सवाल को तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपके लिए। एग्जाम में बैठेगा तो चटकाइएगा एक झटके में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन, और इसको कैसे चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में देखते रहिए और सीखते रहिए। इसका क्या ट्रिक है, सवाल में बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 14 दिया है। दो संख्या, एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं, इन दोनों का अंतर का मतलब माइनस कितना दिया है, तो कहिएगा 14 दिया है। बहुत शानदार। फिर बोला है उनका योग 20 दिया है, तो एक को x मान लेते हैं, दूसरे को y मान लेते हैं, तो इसका योग जो है मतलब प्लस कितना दिया है, 20 दिया है। अब बोला है कि दोनों का गुणनफल बता दीजिए, मतलब x और y में गुणा करके बता देना है कि कितना वैल्यू होगा, x और y को गुणनफल बता देना है। तो देखो x निकालने का ट्रिक देखिए, कितना शानदार ट्रिक है x का वैल्यू निकालने का। क्या ट्रिक है, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 34 होगा। कितना होगा बाबू, 34 होगा, और 34 में 2 से भाग देंगे तो 17 होगा। कितना होगा बाबू, 17 हो जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y का वैल्यू निकालने का क्या ट्रिक है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालने। 20 और 14 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 6 का अंतर है। 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब देखिए, अब क्या करेंगे, बोला था सवाल में गुणनफल मतलब x और y में गुणा करिए। x और y में गुणा करिएगा मतलब 17 में 3 से गुणा करेंगे तो 17 3 कितना हो गया, 51 हो गया। और यही 51 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। कौन सा, तो कहेगा ऑप्शन सी है, जो बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी चटका दिया, बड़ा सावधानी पूर्वक, बड़ा ही सटीक तरीके से एक झटके में इसको भी क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सेशन होने वाला है।
देखते रहिए और चटकाते रहिए। ये सवाल देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है सवाल में कि पहले क्या करिए, राइट साइड से इसको बनाया जाता है। जब भी इस तरह का सवाल दे तो राइट साइड से बनाया जाता है। कैसे? तो राइट साइड में क्या है बाबू, राइट साइड में 49 है। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। इसी 7 को इस 722 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, तो कहेगा 729 हो जाएगा। इसी 7 को 722 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 729। 729 को अब क्यूब रूट निकालना है, क्योंकि यहाँ क्या है 3 है, तो क्यूब रूट का मतलब 729 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो कहेगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 9। इसी 9 को अब 16 में जोड़ेंगे, तो 9 को 16 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 25 हो जाएगा। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी 5 को अब 59 में जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस है, तो 59 में जब 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। और 64 का क्यूब रूट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है, तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4 होता है। इसी 4 को अब 21 में जोड़ देंगे, तो 21 और 4 कितना होता है, 25 होता है। और लास्ट में 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। और यही आपके सवाल का आंसर रहा, बिल्कुल एक झटके में। कहाँ है, तो बाबू ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है, जो बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप हर क्वेश्चन को चटका रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है 5 के पावर 7 और इंटू 5 के पावर 4 दिया है, 5 के पावर 7 इंटू 5 के पावर 4 और डिवाइड 5 के पावर 8। सबका बेस सेम है। जब बेस सेम रहता है तो मल्टीप्लाई वाला हिस्सा ऐड हो जाता है, तो 7 और प्लस 4 ऐड कर देंगे। आज जब जो डिवाइड वाला हिस्सा होता है उसका पावर घटा देते हैं, तो 8 घट जाएगा इसमें से। तो देखिए ना, 5 के पावर 7 और 4 11, 11 में से 8 घटेगा तो 3 होगा। और 5 के पावर 3 का मतलब होता है 125। और यही आपके सवाल का आंसर रहा। कौन सा, तो कहेगा ऑप्शन डी है, जो बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को क्या कर दिया, चटका दिया। थोड़ा सा भी आपको समस्या होने वाला नहीं है। हर क्वेश्चन को बड़ा ही इजीली तरीके से चटकाते हुए चलिएगा, यकीन मानिए आप। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते रहिए और चटकाते चलिए, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। बस आराम से सीखिए और चटकाते हुए चलिए। सवाल में बोला है कि 0.4777 ऐसे करके दिया है। इसका मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 0.4 और 7 पर रेकरिंग, मतलब 7 बार बार रिपीट हुआ है ना, तो रिपीट हुआ है इसलिए 7 पर हमने रेकरिंग कर दिया। अब इसको ट्रिक क्या है चटकाने का, भीन में लिखने का, वो देखिए क्या है। जितना संख्या दिखाई दे रहा है 47, उस 47 को लिख लीजिए। अब क्या कर दिए, इसी 47 में से उस संख्या को माइनस करिए जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो संख्या 4 पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए 4 को हमको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि केवल 7 पर ही रेकरिंग है, यानी एक ही अंक पर रेकरिंग है, इसलिए एक बार 9 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, तो एक ही अंक है 4, जिस पर रेकरिंग नहीं है तो उतना 0 कर देंगे। मतलब करेंगे क्या कि जितने अंकों पर रेकरिंग उतना 9 और जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, बस हो गया। अब क्या करेंगे, 47 में से 4 माइनस करेंगे तो 43 हो गया, और नीचे 90 है यानी 90, तो 43/90 आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन सी है, जो बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, इस सवाल को चटका दिया ना। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है ये। चटकाते हुए चलिए, आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाला नहीं है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि यहाँ पर कोष्टक रेखा है, तो पहले कोष्टक रेखा को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले 8 में से 5 को घटाएंगे, बोर्ड मास को बिल्कुल इसमें फॉलो करेंगे रूल को। 8 में से 5 घटेगा तो 3 होगा, यही 3 7 में से घटेगा तो 4 होगा, यही 4 2 में गुणा करेंगे तो 8 होगा, यही 8 6 में जोड़ेंगे क्योंकि प्लस है, तो 8 6 14 हो गया। इसका मतलब 18 माइनस 5 माइनस 14 हो गया। बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि 18 माइनस 5 माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस 14 हो गया। अब क्या करेंगे कि 18 में से 5 पहले घटाएंगे तो 13 हो गया, 13 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 27 हो गया। और यही 27 आपका सवाल का आंसर रहा, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस सवाल को भी बड़ा आसानी से चटका दिया, बड़ा ही मज़ेदार तरीके से। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई सवाल आपको तकलीफ नहीं देगा। उसके लिए मेरे पास बहुत अच्छा समाधान है। बस देखते रहिए और सीखते रहिए
और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना, वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखते रहिए और चटकाते रहिए। अगला सवाल है कि वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य कर दिया जाए तो पूर्ण वर्ग हो। क्या हो? विभाज्य हो, मतलब 12 से और 15 से और फिर 20 से उसमें भाग लगता हो, और जिसमें भाग लगता हो वो एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं 400, 900, 1600, 3600 सब के सब पूर्ण वर्ग है, लेकिन न्यूनतम संख्या बताना है। तो चारों में न्यूनतम संख्या कौन है? 400 है। अब देखिए 400 में तीनों से बारी बारी से भाग लगेगा, तो 400 में 12 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 20 से लगेगा, 15 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये वाली संख्या नहीं होगी। अब जस्ट इसके बड़ी संख्या देखते हैं, यानी 900। क्या 900 में 12 से पूरा पूरा भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 15 से पूरा पूरा भाग लगेगा, और 20 से भी पूरा पूरा भाग इसमें लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हो गया, जो बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया? चटका दिया, वो भी ट्रिक से। वो भी किससे बाबू? ट्रिक से, और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस सवाल को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बस देखते रहिए और सीखते रहिए, हर क्वेश्चन को चटकाते रहिए। यहाँ बोला है कि एक पुरस्कार की 1800 रुपये की राशि में 3 छात्रों को इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 4 गुना, ए का हिस्सा का 4 गुना कर दीजिए, बी का हिस्सा का 6 गुना के बराबर है, यानी बी के हिस्सा के 6 गुना के बराबर हो गया, जो सी के 3 गुने के बराबर है, और यही बी जो है वो 3 गुना है सी के, यह भी बराबर है। बहुत बढ़िया। ए का हिस्सा बताना है। सबसे पहले क्या बताएंगे कि इसका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने का क्या ट्रिक है कि 4, 6, 3 का एलसीएम निकालिए और एलसीएम से सब में भाग दीजिए। तो 4, 6, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो कहेगा एलसीएम 12 हो जाएगा। इसी 12 से इसके नीचे भी भाग दे देंगे, इसके नीचे भी भाग दे देंगे, और इसके नीचे भी भाग दे देंगे। ये ट्रिक होता है। अब देखिए 4 से 4 3 जा 12, 6 से 6 2 जा 12, और 3 से 3 4 जा 12। इसका मतलब a/3 हो गया, यहाँ हो गया b/2 हो गया, और यहाँ c/4 हो गया। इसका मतलब कि a जो है, a रेशियो b रेशियो c तीनों का अनुपात हो गया 3:2:4, 3:2:4। बहुत शानदार। अब सवाल में बोला है कि तीनों का योग जो है, तीनों को मिलाकर 1800 है। आपके हिसाब से तीनों का रेशियो मिलाइएगा तो कितना होगा? तो कहेगा 3 और 2 5 5 4 9 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 1800। 9 यूनिट का वैल्यू सवाल में कितना दिया है बाबू? 1800। तो 9 से काटिए ना, 9 एकम 9 हो गया, 9 दूना 18, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो गया तो सवाल में बोला है कि 1 का हिस्सा बताइए। तो 1 का कितना यूनिट है? तो 3 यूनिट है। जब 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और क्या, यही सवाल का आंसर हो गया। कौन सा? तो कहेगा ऑप्शन बी हो गया। एक झटके में बिल्कुल चटका दिया, इसमें थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बड़ा ही शानदार ट्रिक मैं लेकर आया हूं, और वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू को देखते हुए, जो आपका पैटर्न है, बिल्कुल जो आपके बिहार सिविल कोर्ट में पूछने वाला है, वही पैटर्न मैं लेकर आया हूं। बस देखते रहिए और सीखते रहिए। और ये सेशन पटना हाई कोर्ट के लिए भी बेहतर है। देखिए सवाल में बोला है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। एक फादर हैं और एक सन है। जो फादर हैं वो 4 गुने हैं अपने पुत्र के, ठीक है, 4 गुना हो गया, चौगुनी है। 5 बरस पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की उम्र 9 गुनी हो जा रही है पुत्र की उम्र की, ठीक है। कितना बरस पहले? तो कहिएगा 5 बरस पहले। तो 5 पर माइनस दे देंगे। इसका मतलब माइनस देने से पता चल गया पहले, और प्लस देने से पता चल जाता कि बाद में। बहुत बढ़िया। बोला है पिता का वर्तमान उम्र बता दीजिए। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर और नीचे जो रेशियो है पिता का और ये पुत्र का बैलेंस करेंगे कि दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ 4 और 9 में 5 का अंतर है, यहाँ 1 में 0 का अंतर है, बराबर नहीं है। इधर 5 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है। अब क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का क्या ट्रिक है कि दोनों का रेशियो
के अंतर से क्रॉस गुणा करेंगे। 8 9 और 1 में कितना का अंतर है? 8 का अंतर है। और 4 और 1 में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। इस 8 को ऊपर वाले रेशियो में गुणा करेंगे और इस 3 से नीचे वाले रेशियो में गुणा करेंगे। तो इस 8 से 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौका 32 हो गया, और 8 से 1 में गुणा करेंगे तो 8 हो गया। फिर 3 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो गया, और 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो गया। और ये ऊपर वाला वर्तमान आपका क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात है। नीचे वाला 5 वर्ष पहले का अनुपात है, बोला था यहाँ पर। अब देखिए ना, नया वाला ये हो गया रेशियो। अब एक बात बताइए, आपके हिसाब से कितना का अंतर है? 32 और 27 में 5 का अंतर है। इधर कितना का अंतर है? 8 और 3 में 5 का अंतर है। इसी 5 का यूनिट वैल्यू सवाल में दिया है 5। इसी 5 यूनिट का वैल्यू सवाल में 5 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो गया तो यही तो वर्तमान का रेशियो है। तब वर्तमान में पिताजी कितना है? 32 यूनिट है। तब 32 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 32 साल हो जाएगा। और क्या, सवाल में पूछा था कि पिताजी कितने उम्र के अभी हैं, तब वर्तमान में पिताजी 32 साल का है। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन बी है, जो बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी चटका दिया। आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाला नहीं है। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल भी बड़े आराम से सीखिए, थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। सवाल में बोला है कि ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ठीक है। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। ए का निवेश बी के निवेश का क्या है? 3 गुना है। यानी ए का जो निवेश है ना, वो बी के निवेश का 3 गुना है। तो ए का 3 गुना कर देंगे और बी को 1 यूनिट मान लेंगे, और उनकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। और उनकी जो बोला है कि ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। इसका मतलब कि जो उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुना है। मतलब जो निवेश की अवधि है, मतलब टाइम, जो ए की टाइम है वो बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। मतलब ये जो है कि इसका टाइम अगर मान लीजिए कि इनको 1 लग रहा है तो इनको 2 गुना लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो 3 दूना 6 हो गया, यहाँ 1 1 जा 1 हो गया। सवाल में बोला है कि यहाँ पर, अच्छा यहाँ माफ़ी चाहेंगे, बोला है कि उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। यानी ये अगर 1 है तो ये 2 गुना हो गया। बहुत बढ़िया। यहाँ हो गया 3 1 जा 3, यहाँ क्या हो गया? 3 1 जा 3, और यहाँ 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ए का 3 यूनिट है, बी का 2 यूनिट है, और यही इन दोनों का प्रॉफिट यूनिट भी है। यही जो पूंजी का निवेश है, पूंजी और टाइम में जो मल्टीप्लाई हो जाता है, वही रेशियो जो मिलता है वो बेसिकली प्रॉफिट का रेशियो में बढ़ जाता है। तो आपके हिसाब से दोनों का कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 3 2 5 यूनिट का, और सवाल में बोला है कि 4000 का। सवाल में बोला है अगर बी को लाभ जो है 4 मिलता है, 4000 मिलता है। अच्छा, बेसिकली यहाँ माफ़ी चाहेंगे, बी को मिल रहा है 4000। बी मतलब 2 यूनिट का वैल्यू मिल रहा है कितना? 4000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 2000, तब 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6000। माफ़ी चाहेंगे, ये थोड़ा सा इसमें कहीं गलती है, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। बोला है सवाल में कि ए और बी की एक संयुक्त कंपनी शुरू हुई, ठीक है। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। बहुत बढ़िया। ए का जो निवेश है, जो ए का निवेश है वो बी के निवेश का कितना है? तो कहेगा 3 गुना है। इसका मतलब हो गया कि ए का 3 यूनिट हो गया, तब बी का 1 हो गया। फिर बोला है सवाल में, और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। यानी इसका टाइम जो है, अगर बी को 1 लग रहा है तो ए को इसका 2 गुना लगेगा, क्योंकि 2 गुनी बोली है अवधि। बहुत बढ़िया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ 1 1 जा 1। इसका मतलब कि जो टाइम और पूंजी जो होती है, पूंजी और समय दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो मिलता है ना बाबू, ये वाला, ये बेसिकली प्रॉफिट का रेशियो होता है। क्या होता है? प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो आपके हिसाब से सवाल में बोला है कि अगर बी को 4000 रुपया लाभ मिले, आपके हिसाब से बी को कितना 1 यूनिट मिल रहा है? सवाल के हिसाब से 4000। इसी 1 यूनिट का वैल्यू 4000 मिल रहा है। जब 1 यूनिट का वैल्यू 4000 मिल रहा है तो सवाल में बोला है कि टोटल कितना मिलेगा? टोटल कितना मिलता है? टोटल मिलाकर कितना यूनिट हो रहा है? 6 और 1 मिलकर 7। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 4000, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 चौका 28000। और क्या? 7 चौका 28000 हो जाएगा। दोनों मिलाकर कितना प्रॉफिट कमाएगा? तो 28000। ऑप्शन सी। कौन सा बाबू? ऑप्शन सी। अगर मान लीजिए इस सवाल में पूछता कि ई का कितना लाभ है, तो हम 6 से इसमें गुणा कर देते हैं 4 में, तो
तो ए का निकल जाता। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, आसानी तरीके से आपने इस सवाल को चटका दिया ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आसान तरीके से चटकाइएगा। बोला है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात दिया है। अम्ल और पानी का रेशियो दिया है हुआ है, कितना दिया हुआ है अम्ल और पानी का, तो कहेगा 1:3 दिया है। बहुत बढ़िया। अब बोला है यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण जो है 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो बोला है कि नए मिश्रण में, है ना, नए मिश्रण में कुल मात्रा कितने लीटर है, नए मिश्रण में कुल मात्रा कितने लीटर है। बहुत बढ़िया। अब देखिए सवाल में बोला है कि पहले तो 5 लीटर क्या मिलाया जा रहा है, उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अम्ल डालिएगा तो पानी जितना पहले था उतना अभी भी रहेगा, तब पानी के रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। यानी इसमें ऊपर वाला में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाला रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो पानी बराबर हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। यानी अब हो गया 2:6 हो गया आपका अम्ल और पानी, और 3:6। तो अब देखिए ना, पानी जितना पहले था उतना अभी भी है, पानी जितना पहले था उतना अभी भी है। अच्छा, अम्ल आपके हिसाब से कितना मिलाया जा रहा है, तो 2 के बाद 3 हुआ है, मतलब 1 यूनिट मिलाया जा रहा है। और सवाल में बोला है कि 5 लीटर अम्ल डाला जाता है, मतलब यही 1 यूनिट का वैल्यू 5 लीटर है, यही 1 यूनिट का वैल्यू 5 लीटर है। तो सवाल में बोला है कि उस नए मिश्रण में कुल मात्रा कितने लीटर है। तो नया मिश्रण कौन है, यही तो है नया मिश्रण नीचे वाला। तो 6 और 3 कितना हो गया, 6 3 9 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 5 लीटर, तो 6 3 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 यूनिट का वैल्यू, तो 9 5 45 लीटर। कितना लीटर, 9 5 45 लीटर मतलब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब इसमें 5 लीटर अम्ल मिलाइएगा ना तो नया अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो वही बोला है कि मिलाने के बाद से नया मिश्रण में कितना हो जाएगा लीटर, नया मिश्रण कितना लीटर का होगा, तो नया मिश्रण कितना हो गया 45 लीटर। नीचे वाला वैल्यू में मैंने पुट किया, क्यों पुट किया नीचे वाला में, क्योंकि बोला था मिलाने के बाद अब बताइए कितना लीटर का मिश्रण है। तो 5 लीटर मिलाने के बाद जो है 45 लीटर हो जाएगा। कौन सा बाबू, तो कहेगा ऑप्शन डी है, जो बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, चटका दिया। अच्छा, इसी सवाल में पूछता कि अभी बताइए कितना लीटर यहाँ 1:3 में जो बांटा गया था यहाँ पर, तो कितना लीटर मिश्रण था, तो हम वो वैल्यू इसमें रखते, ऊपर वाला में रखते। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखते रहिए और चटकाते रहिए। देखिए सवाल में बोला है कि 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्या है, दुगुनी है। तो देखिए ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, ये तीसरी संख्या हो गया। तीसरी संख्या को अगर हम 1 मानते हैं तो दूसरी संख्या बोला है कि इससे 3 गुनी, दूसरी संख्या से दुगुनी है। जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से क्या है, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है। तो तीसरी को अगर 1 मानेंगे तो दूसरी 2 हो जाएगा, और पहली इसका 2 गुना है तो ये 4 हो गया। बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है कि तीनों का औसत 154 दिया है। आप औसत निकालिए तो तीनों यूनिट का 4 और 2 6 6 1 7 7/3 होगा, क्योंकि 3 संख्या है तो ये औसत निकल गया। तो आपके हिसाब से 7/3 औसत हुआ। सवाल में इन्हीं का वैल्यू 154 दिया है। 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो ऊपर 1 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 22 कितना हो गया, 66 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 66 हो गया। तो सवाल में बोला है कि पहली संख्या बताइए। अब पहली संख्या कितना यूनिट है, तो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 और 6 चौका 24 2 26, यानी 264 आपके सवाल का आंसर रहा। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन ए है, जो बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको चटका दिया ना। बड़ा ही जबरदस्त तरीके से आपने इस सवाल को चटकाया है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, बड़ा ही शानदार तरीके से चटका रहे हैं हर सवाल को। देखते रहिए और हर सवाल को एक झटके में चटकाते रहिए। आगे देखिए, बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिला और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया। देखो, एक जीतने वाला है और एक हारने वाला है, ठीक है, एक जीतने वाला है और एक हारने वाला व्यक्ति है।
तो उसमें से 60% जीतने वालों को मिला है। टोटल वोट कितना होगा? 100% होगा। टोटल वोट कितना होगा? 100%। जीतने वालों को 60% मिला तो हारने वालों को 40% मिला होगा। बहुत शानदार। अब देखिए इसको काट दीजिए, 2 से 3 दूना 6, 2 दूना 4। अब देखिए ना, आपके हिसाब से समझिएगा बात, आपके हिसाब से दो जो 3 जीतने वाला है और ये हारने वाला 2 है, कितना यूनिट से जीता है? तो कहेगा 1 यूनिट से जीता है। सवाल में यही 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 1600। सवाल में यही 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 1600। अब बताइए टोटल कितना कुल मत डाले गए? तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर कुछ गलती है, इसको रेशियो में न बदलते हैं। रेशियो में मत बदलिए, ऐसे ही बनाइए, बिना रेशियो में बदले ही बनाइए, बिना रेशियो में बदले ही बनाइए। देखिए सवाल देखिए, जीतने वाले को विनर जो है, यहाँ लूजर है, विनर जो है 60% मिलता है तो लूजर को कितना? 40% मिलेगा। तो कितना परसेंट से जीत रहा है? तो कहेगा 20% से जीत रहा है। तो 20% का वैल्यू सवाल में दिया है 1600। जब 20% का वैल्यू 1600 दिया है तो टोटल वोट डाले गए हैं 100%, यानी 100% का वैल्यू निकाल देना है। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 20 से 100 आइएगा तो कितना गुना दिख रहा है? 5 गुना। तो आप भी इधर 5 गुना कर दीजिए तो 16×5 = 80 हो गया। यानी टोटल जो है 8000 मत डाले गए थे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो कहेगा ऑप्शन बी हो गया, जो बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी चटका दिया। पिछला वाला मेथड थोड़ा सा रॉन्ग जा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस मेथड से और इस अप्रोच से चटका दिया ना। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखते रहिए और चटकाते रहिए। सवाल में बोला है कि मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा और उसकी सज्जा में 15 रुपया खर्च कर दिया। ठीक है, देखिए सजाने में 225 रुपये में खरीदा जाता है और 15 रुपया खर्च कर दिया जाता है उसको रिपेयरिंग में या जो कुछ में। तो देखिए जब भी कोई चीज़ खरीदिएगा और उसमें एक्स्ट्रा फिर खर्च करिएगा तो दोनों सीपी ही कहलाएगा। दोनों का योग क्या कहलाएगा? सीपी ही कहलाएगा, यानी 240, यानी कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। कॉस्ट सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदा हुआ। और बेचा कितना में जा रहा है? सेलिंग प्राइस कितना है? 300। तो सवाल में बोला है कि कितने प्रतिशत की लाभ होगा, तो आपके हिसाब से कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? कितना का लाभ होगा? 240 में खरीदा है और 300 में बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ हो रहा है? तो कहिएगा 60 का लाभ हो रहा है। कितना पर? तो जब भी लॉस या प्रॉफिट निकालना हो ना तो सीपी पर निकाला जाता है। तो सीपी कितना है? 240 से, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 और 6 चौका 24, 4 से 100 में भाग देंगे तो कितना होगा? 25% आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है? तो कहिएगा ऑप्शन डी है, जो बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखते रहिए और चटकाते रहिए। सवाल में बोला कि एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4000 है और उसके मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% छूट की घोषणा करता है, तो रेफ्रिजरेटर कितना में बिकेगा ये बता दिया है। देखिए 4000 में खरीदा जा रहा है और 5% की छूट का मतलब हो गया कि 100% टोटल होता है, इसमें से 5 घटाइएगा तो 95% होगा, यानी 95% पर बेचना पड़ेगा। और 95% का मतलब होता है कि नीचे 100 आ गया, परसेंट हटेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो मार दिया, इसका मतलब 40 में 95 से गुणा कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ बोला है देखिए 5 चौका 20, 2 कैरी हो गया, 9 चौका 36, 36 और 2 38 हो गया, 1 जीरो यहाँ है तो यहाँ हो गया 38, आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है? तो कहिएगा ऑप्शन सी है, जो बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी क्या कर दिया? एक झटके में चटका दिया ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आराम से सीखिए, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। देखिए सवाल में बोला है कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? देखिए 10 है और 12 है, दोनों का अनुपात दिया है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। ठीक है, पहले 10 था, अब ब्याज मिलाकर कितना हो गया? 12 हो गया। बोला है कि ब्याज की दर बताइए, आपके हिसाब से कितना का ब्याज मिल रहा है? तो 10 में 10 मूलधन है और अमाउंट आपका दिया है 12, तो कितना का ब्याज है? 2 का ब्याज है। बहुत बढ़िया। अब देखिए कितना पर, तो कहिएगा 10 पर, तो नीचे 10 हो गया। आप परसेंट के बदलने के लिए 100 से गुणा, तो ये रेट परसेंट निकल जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो मार दिया, 10 दूना कितना हो गया? 20% रेट क्या होगा? आपकी दर पर होगी। कौन सा बाबू? तो कहिएगा ऑप्शन डी है, जो बेहतर तरीके से आपने इस सवाल को भी क्या कर दिया? चटका दिया। आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं हुई। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल में बोला है
कि एक धनराशि का 10% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपया है। बहुत बढ़िया। उस अवधि पर उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखिए प्रिंसिपल निकालना है तो SI क्या होता है? SI बराबर PRT/100 होता है। बहुत बढ़िया। SI कितना दिया जाए? तो 100 दिया है। ये 100 इधर चला जाएगा तो 100 से इसमें गुणा हो जाएगा बराबर। P का वैल्यू निकालना है, P वैसे ही रहेगा। रेट मतलब 10% और T मतलब 2 बरस। एक जीरो से एक जीरो मार दिया, 2 से काटिएगा तो 5 कट गया, यानी P बराबर हो गया 500। 100 में 5 से गुणा करेंगे तो 500। प्रिंसिपल कितना हो गया? 500। बोला है उसी अवधि और उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी रेट 10% और टाइम भी 2 बरस। रेट 10% का मतलब होता है 1/10। अब समझिएगा 1/10 का मतलब अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 10 और 1 मिलकर 11 हो गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये 1 साल का निकला, फिर दूसरे साल का निकालेगा तो 10 और 11 होगा। आप गुणा करिएगा तो 10 10 में 100 हो गया, 11 11 में 1 से 21 हो गया। बहुत बढ़िया। अब आपके हिसाब से 100 यूनिट प्रिंसिपल दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ 500 आया है, तो यही 100 यूनिट का वैल्यू 500 दिया है। 100 यूनिट का वैल्यू 500, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 0000 काट देगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया तब बोला है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों का अंतर होता है। 100 और 1 से 21 में कितना का अंतर है? 21 का अंतर है। तो यही 21 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 21 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? 21 में 5 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 21 पचे 105 हो गया आपके सवाल का आंसर। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन ए है, जो बेहतर तरीके से अपने क्या कर दिया, इस सवाल को चटका दिया। चटका दिया ना, बड़ा ही शानदार टेक्निक है और बहुत खूबसूरत तरीके से आप इस सवाल को चटका रहे हैं। बहुत शानदार। सीखते रहिए, कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए और हर सवाल को कैसे चटकाया जाता है वो सीखते रहिए। सवाल में बोला है आगे कि ए एक कार्य बी द्वारा किए गए कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही काम 11:1/9 दिनों में कर सकता है तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? ये सवाल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत आसान है और इस तरह के सवाल मैंने कई बार बताया है, इसलिए ये होमवर्क में रहेगा। क्योंकि बहुत आसान है और इस तरह टाइप के सवाल को मैंने कई बार आपको बताया भी है, इसलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर आप कहाँ देंगे बाबू? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और सब लोग आंसर देगा। बड़ा आसान है, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल। मैंने इसलिए इसको होमवर्क दे दिया क्योंकि इस तरह के सवाल मैंने कई बार बताया है आपके सेशन में, इस क्लास में, ठीक है। देखो, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? तो पहले स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कैसे निकलता है? तो स्पीड बराबर होता है क्या? तो कहेगा डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है? तो 10 × 50 और 51/5 हो जाएगा। और टाइम कितना का है? तो 3 घंटा, तो 3 से इसमें भाग लगेगा, तो 3 से भाग देंगे तो 17 हो जाएगा, यानी स्पीड कितना हो गया? 17/5 हो गया। फिर बोला है कि यही स्पीड होना चाहिए और टाइम जो है, स्पीड यही होना चाहिए और टाइम कह दिया है 5 घंटा में कितना दूरी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो कहिएगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना आया है? तो कहिएगा 17/5 आया है। बहुत शानदार। टाइम कितना लेना है? तो कहा है टाइम 5 घंटा लीजिए, तो 5 मैंने लिख दिया। 5 से 5 कैंसिल कर दिया तो 17 बच गया। यही 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन डी है, जो बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, इस सवाल को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने सवाल को चटका रहे हैं। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते रहिए और बड़ा ही लॉलीपॉप सवाल आपके एग्जाम में आता है, देखते रहिए। सवाल में बोला है कि एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई मीटर में बताना है। इसका मतलब जो आपका दिया है स्पीड दिया है क्या? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे 5/18 से गुणा करके। 18 × 5 = 90 होता है, 5 में गुणा करेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड में हो गया, ठीक है। किलोमीटर प्रति सेकंड में था लेकिन हमको बदलना पड़ा किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए जो पुल पार करेगी, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई ट्रेन अगर पुल पार करे तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई, दोनों की लंबाई ही डिस्टेंस कहलाता है। याद रहेगा, जब भी कोई ट्रेन पुल को पार करे, कोई नदी को पार करे, कोई बड़ा सुरंग को पार करे, तो सुरंग, नदी, पुल बड़ा सा, ये सबका जो है, दोनों ट्रेन और पुल, नदी, ये सबको जोड़ देंगे ट्रेन के साथ, तब जाकर डिस्टेंस निकलता है, तब जाकर टोटल डिस्टेंस निकलता है। लेकिन वही ट्रेन अगर कोई पोल को पार करे, कोई व्यक्ति
को पार करे तो इसको नगण्य मान के चला जाता है। मतलब वहां पर ट्रेन की लंबाई ही उसकी डिस्टेंस कहलाएगी, वहां पोल की लंबाई नहीं लेंगे। समझ गए होंगे बात। आगे देखिए, तो हमको मान लीजिए पुल की लंबाई निकलना है, तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जो जोड़ेंगे वही उसकी डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस क्या होगा, आपको मालूम है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, पुल की लंबाई, तो पुल की लंबाई को हम एल मान लेते हैं, और ट्रेन की लंबाई यहाँ पर दिया है 130 मीटर, तो 130 हो गया बराबर स्पीड यहाँ आया है 25, तो मैंने 25 लिख दिया। इनटू टाइम सवाल में दिया है 21 सेकंड, तो 21 मैंने लिख दिया। अब एल बराबर कैसे, तो 25 में 21 से गुणा करिए, तो 25 से कम 25 हो गया, 2 कैरी, 25 दूना 50 और 2 52 हो गया, 525 हो गया। 130 प्लस में इधर आकर घटेगा, 130 इधर आकर घट गया। तो अब देखिए ना, 525 में से 130 घटेगा तो 5 हो गया, 12 में से 3 गया तो 9 हो गया, यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, 395 मीटर जो क्या होगी वो पुल की लंबाई होगी। 395 मीटर क्या होगी वो पुल की लंबाई होगी। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन बी है, जो बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, इस सवाल को भी चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। इसमें कोई ताकत नहीं थी, इसमें कोई दम नहीं था, बस अप्रोच बेहतर होना चाहिए और एक छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए जो बचपन से याद है। क्या, तो कहिएगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये आपके जुबान पे होना चाहिए। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल भी कुछ उसी तरह का है। बोला है कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और यही धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति गति से जाती है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखिए, नाव की चाल दे दिया है, नाव की चाल कितना दे दिया है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत बढ़िया। और धारा की चाल कितना दे दिया है, धारा की चाल भी दे दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत बढ़िया। धारा की दिशा में नाव, जब भी धारा की दिशा में बोले नाव की चाल, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है तो स्पीड निकल जाता है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गया। जाना कितना है, 68 किलोमीटर। तो टाइम बराबर क्या होता है, आपको मालूम है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो कहिएगा 68 किलोमीटर है। स्पीड कितना आया है, तो कहिएगा 17 आया है, 17 से भाग दीजिएगा तो 17 चौका 68 होता है, यानी 4 घंटा समय लगेगा 68 किलोमीटर जाने में। कहाँ है, तो कहिएगा ऑप्शन ए है, जो एक झटके में इस सवाल को क्या कर दिया, चटका दिया। अच्छा, यहीं पर बोला था कि नाव द्वारा धारा की दिशा में, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़कर 13 और 4 17 कर दिया। लेकिन यहीं पर कहता कि धारा के विरुद्ध, तो विरुद्ध कहता ना, तो 17 में से 4 घटाकर स्पीड लिखते हैं। समझ गए होंगे। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है, देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन को कैसे चटकाएंगे। बोला है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, बेसिकली होता है √3/4 इंटू भुजा x मतलब ax। इसी का वैल्यू सवाल में दिया है 9√3। बहुत शानदार। √3 से √3 काट दीजिए तो a बराबर हो गया 9 चौका यहाँ से 36, इसका मतलब a का मान 6 आ गया। a का मान कितना होगा, वो 6 हो गया। बोला है कि माध्यिका बताइए, माध्यिका का मतलब बेसिकली ये कह रहा है ऊंचाई इसकी, ये माध्यिका होता है, ये माध्यिका की लंबाई मतलब इसकी ऊंचाई कह रहा है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए √3/2 इंटू a मतलब भुजा। तो यहाँ हो जाएगा √3/2 इंटू a का मान 6 आया, तो हमने 6 रख दिया। 2 से काटेंगे 3 बार में, तो 3√3 आपके सवाल का आंसर हो गया। उसकी माध्यिका की लंबाई कितनी हो जाएगी, तब कहिएगा 3√3 हो जाएगी। कहाँ है, तो कहिएगा ऑप्शन बी है, जो बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, इस सवाल को भी चटका दिया, बिल्कुल एक झटके में, बिल्कुल एक झटके में। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है कि यदि किसी घन का विकर्ण कितना है, 8√3 है। अच्छा, एक बात बताइए, घन का विकर्ण होता कितना है, तो कहिएगा √3a। क्या होता है, √3a। इसी का वैल्यू सवाल में दिया है 8√3। 8√3 √3 से √3 मार दीजिए तो a बराबर हो गया 8। a बराबर कितना हो गया बाबू, 8 हो गया। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा x² यानी ax²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू ax²। तो 6 इंटू a का मतलब 8 का x² कर देंगे, तो 8 का x² करेंगे तो 64 हो गया। और 64 में 6 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर एक झटके में। तो 6 चौका 24 हो गया, 2 कैरिया 6 चौक 36, 36 2 38 हो गया। 384 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहिएगा ऑप्शन डी है, जो बेहतर तरीके से आपने क्या कर दिया, इस सवाल को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत लाजवाब तरीके से आप हर क्वेश्चन को चटका रहे हैं। और ये रहा, हमको लगता है ये लास्ट ही सवाल है। देखिए कितना शानदार ट्रिक है। देखिए साइन पाई/6 का मतलब हुआ कि पाई का मतलब त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है। 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इंटू कॉस, यहाँ भी
पाई का मान 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, बहुत शानदार। प्लस कॉस यहाँ भी पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, बहुत शानदार। यहाँ भी पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। अब देखिए ना, ये एक फार्मूला हो गया, आप +2 में पढ़े होंगे चाहे नहीं पढ़े होंगे, अगर 10th में पढ़े तभी बन जाएगा। अगर +2 में पढ़े होंगे, 11th क्लास में अगर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो इसको एक झटके में चटका दीजिएगा, बिल्कुल एक झटके में 1 सेकेंड में चटका दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो 10th क्लास के हिसाब से बनाइएगा तो थोड़ा समय लगेगा। पहले 11th के हिसाब से बना देते हैं। 11th क्लास में जो विद्यार्थी पढ़ा है उसको कैसे चटकाएगा। तो आपने पढ़ा होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, एक झटके में चटका दिया ना। लेकिन अगर 10th ही क्लास तक आप पढ़े होंगे तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 लिखना पड़ेगा। फिर cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसको लिखना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। फिर cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और यहाँ पर sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 1 2 दूना हो जाएगा 4 प्लस √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 2 दूना हो गया 4। नीचे वाला समान ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 3 1 मिलकर 4 और नीचे 4 है तो 4 से 4 कट गए एक बार में, तो एक आपके सवाल का आंसर हो गया ना। तो अगर आप 11 में पढ़े होंगे तो एक झटके में चटका दीजिएगा। अगर 10th क्लास तक आप पढ़े होंगे तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सवाल दोनों तरीका से बन जाएगा, ठीक है। तो आज का बस इतना ही सवाल था। अच्छा, एक और सवाल है, इसको आप होमवर्क में बनाएंगे, बहुत आसान है। ये सवाल कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ। नीचे दिया है x³ - y³ दिया है। देखिए नीचे वाला फार्मूला एक है, x³ - y³ का फार्मूला क्या है, x² + y² + xy है। नीचे वाला एक फार्मूला है किस पर, तो a - b, aq - bq का फार्मूला होता है a - b, फार्मूला होता है फिर ax² मतलब x² आप प्लस xy मतलब xy आप प्लस bx², b के जगह पर y²। अब देखिए ना, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर, ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर 1 बच गया, नीचे x - y बच गया। अब यहीं पर x और y का वैल्यू रख देंगे। x का मान कितना है 19 है, माइनस y का मान कितना है तो 18 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8, 19 में से 18 जाएगा 1 होगा, 1 में 1 से भागेंगे तो क्या होगा 1 होगा। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखिए बेसिकली इसको होमवर्क में देने वाले थे, लेकिन आपको सवाल मैंने इसको बना दिया है ना। फार्मूला अलजबरा वाला फार्मूला जो आपको याद रहेगा तो आप चटका दीजिएगा, एक झटके में चटका दिए ना, बहुत शानदार। अच्छा, अब सवाल नहीं है, बस इतना ही था, ठीक है। और आपको अगर पसंद आया होगा तो आपसे नम्र निवेदन है, अगर अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा ये सेशन और आपको लगा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन लेवल जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जितने लोग चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि इसी तरह का नए अपडेट और इसी तरह का नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।